नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता। आज का टू द पॉइंट बेहद खास है क्योंकि हाल ही में नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए और बीजेपी ने जिस तरीके से बड़ी जीत इन नगर निकाय चुनावों में हासिल की है, इसके पीछे की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रही, कैसे ये जीत मिल पाई और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर था, उसको भी आज फाइनली समाप्त करवा दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त कैबिनेट मंत्री जिनके पास यूएलबी विभाग है, एविएशन डिपार्टमेंट है, इसी के साथ ही साथ रेवेन्यू भी है, तमाम अहम महकमे संभाल रहे हैं नायब सिंह सैनी की सरकार में। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की ऐसी क्या खास रणनीति रही कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाई। बहुत बहुत स्वागत विपुल जी आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। और सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं, नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, नगर निकाय चुनावों को तो दूसरी पार्टियां छोटा सा चुनाव बोलती हैं, छोटे चुनाव में आप लोगों ने दो दो मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी चुनाव को आप लोग हल्के में लेते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव चुनाव होता है, कंपटीशन कंपटीशन होता है। और ये उन लोगों के लिए छोटा चुनाव है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये वो तीसरी वो सरकार है जो जनता के साथ डायरेक्ट सरोकार होता है। ये हर व्यक्ति के दुख सुख में जाकर उनके घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझने का काम करते हैं और उनको प्रदेश और देश की सरकारों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की नीति है किसी भी चुनाव को, क्योंकि यहाँ पर नेता नहीं होते, यहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ पर कोई कहते हैं ना पद नहीं होता, यहाँ पर दायित्व होता है। तो ये फ़र्क है कि दायित्ववान जब व्यक्ति होता है अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, पार्टी की नीतियों को लेकर जगह जगह जाने का काम करता है। ऐसी नीति, ऐसी सोच जो चुनाव को छोटा कहकर ड्राइंग रूमों के अंदर बैठकर उसकी स्ट्रेटेजी बनाए और जनता से रूबरू ना हो और फिर हार का मुंह देखना पड़े। अरे भाई, आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को चेंज कीजिए। जनता की जो आवाज़ है उनके बीच में रहकर सुनने का काम करिए। आत्मचिंतन मंथन बहुत सारा किया कांग्रेस वालों ने और उनका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि आप लोगों ने ईवीएम से छेड़खानी कर दी, इलेक्शन कमीशन से सेटिंग कर दी, इसलिए इस चुनाव में आप जीते हैं। ये एक रटा रटाया जुमला है। चाहे वो चुनाव वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो चुनाव बिहार का हो, चाहे चुनाव आसाम का हो, चाहे चुनाव पांडिचेरी का हो, चाहे चुनाव हरियाणा का हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जीतती हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मैंडेट देने का काम करते हैं, वहाँ ये वोट चोरी की बात करते हैं। अभी तमिलनाडु के अंदर एक नई पार्टी की सरकार, एक नए व्यक्ति ने कुछ महीने के कार्यकाल के अंदर 100 से ज़्यादा सीटें लेकर बहुमत में आकर सरकार बना ली। वहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई। जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ कोई वोट चोरी नहीं होती। वोट चोरी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें बनती हैं। अरे भाई, लोग भी हंसने लगे हैं, लोग भी मजाक बनाने लगे हैं। कोई जुमला नया लेकर आओ, कोई और बात करो, अपने नेता राहुल गांधी की बात करो, उनसे जो इतनी सारी विदेश यात्राएं करी है उनका जवाब मांगो, उनका हिसाब मांगो, कहाँ पैसे, किधर से पैसे, कैसे पैसे आए, किस तरीके का काम किया। और जनता के सामने कोई बड़ा विजन लेकर आइए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली। तो मतलब ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद चुनावों में ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस खराब थी, मैं फेल हुआ, जबकि सकारात्मकता इसमें है। बोलें कि आज हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास नीति नहीं है, हमारी नीयत नहीं है और हमारे पास कोई बड़ा विज़न नहीं है जो हम जनता को उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें, उन्हें लाभान्वित कर सकें। आज नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी नीति है, अमित शाह जैसी रणनीति है हमारे पास, और कार्यकर्ताओं का एक जोश है और कार्यकर्ताओं के साथ वो भावना है कार्यकर्ताओं की, जो लोगों के संपर्क में सिर्फ होली दिवाली वाली बात नहीं है, या जिस तरीके से चुनाव आते हैं तभी उनके बीच में जाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के बीच में रहता है और उनके सुख दुख में शामिल होता है। फरीदाबाद आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, एक छोर है हरियाणा और चुनाव प्रभारी आपको पंचकुला का बनाया गया।
मुश्किल हुई शुरुआत में कि भाई पंचकुला में जाकर क्या कुछ करूँगा या कैसे चुनाव को सँभालूँगा, और सबसे बड़ी जीत भी पंचकुला से ही मिली है। नहीं, मैं चुनाव में वहाँ वैसे भी पंचकुला का प्रभारी हूँ। मैं वहाँ पर ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन भी हूँ और हमारे राजधानी चंडीगढ़ के बहुत निकट है। और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते हर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर मुझे जाना पड़ता है। हर कार्यकर्ताओं से मिलने का काम होता है और जब हम ज़िले के अंदर जाते हैं वहाँ के जिलाध्यक्ष को सूचित करके, चाहे सरकारी मीटिंग हो चाहे गैर सरकारी मीटिंग हो, पहले उन लोगों के साथ भी संवाद क्रिएट करते हैं, जाकर बैठते हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। पंचकुला क्या, हरियाणा के हर विधानसभा के गली गली से विपुल गोयल वाकिफ़ है और वहाँ जाता भी है, उन लोगों से मिलता भी है। चाहे पंचकुला का उन्होंने हमारी पार्टी ने दायित्व दिया है, चाहे कहीं का दिया, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य रहा और कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करी। और मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने नायब सैनी जी के नेतृत्व को सराहने और उसको मानने के साथ साथ उसका, कहते हैं ना, रिएक्शन भी दिया। उसका लोगों को लोकतंत्र के अंदर, कहते हैं ना, लोग पसंद करते हैं, हम पसंद नहीं कर, उसको वोकल होकर बोला वोट के रूप में। इसके लिए मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वोट मार्जिन की बात करें, अब जीत के मार्जिन की बात करें तो वो भी सबसे बड़ी पंचकुला से मिली। सबसे ज़्यादा पार्षद भी चुनकर पंचकुला से ही आए। तो ज़िम्मेदारी बड़ी है क्योंकि सीधा आपका विभाग है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, हर जगह पे तो आपने कमाल किया ही। लेकिन अब आगे क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ प्लानिंग है, कैसे ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी? देखिए, मैं यूएलबी मिनिस्टर होने के नाते पंचकुला की जो समस्याएं थे उनको भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनका निवारण करना भी जानता हूँ और उनके बारे में खाका लोगों को अच्छे तरीके से समझाना भी जानता हूँ कि इसमें ये समस्या है, इसका ये निवारण होगा और उसकी टाइमलाइन देने का भी मैं क्योंकि डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैं दे सकता हूँ। और रही आगे के खाके की बात, आगे रोड मैप की बात, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ऑलरेडी हरियाणा के अंदर है और नॉन स्टॉप सरकार, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। क्योंकि जब नायब सैनी जी 18 घंटे काम करते हैं तो नॉन स्टॉप ही काम होता है। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग और उसके बाद लोगों से मिलना, फिर मीटिंग, फिर लोगों से मिलना। और इस तरीके का काम जब सरकार के अंदर चल रहा हो, तो डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो, ट्रिपल इंजन की सरकार, मैंने कहा ना, ये महत्वपूर्ण सरकार है। जब ये तीसरा इंजन लग जाता है, डायरेक्ट लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचने का काम होता है। एक कॉरपोरेटर जो समस्या का बयान कर सकता है वो एक विधायक नहीं कर सकता, वो एक मंत्री नहीं कर सकता। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सरकार है और इनके हिसाब के अनुसार जो हमने संकल्प पत्र दिया, चाहे मुख्यमंत्री जी ने 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र दिया, चाहे 2025 के अंदर में निकाय चुनाव हुए तो उसमें संकल्प पत्र दिया और अब संकल्प पत्र जो बनाया है, सभी संकल्प पत्रों को पूरा करने के साथ साथ उसके अलावा भी जो नगर निकाय के चुनावों के अंदर हमने लोगों के बीच जाकर समस्याओं को देखा, उनको दूर करने का बहुत काम ही करें। एरिया स्पेसिफिक आपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की कमी है या जो परेशानी है वो तमाम चीज़ों का वादा आपने लोगों से किया है। तो अभी क्या माने, जितनी बड़ी जीत दी है लोगों ने, जितना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है, उतना ज़्यादा दायित्व भी आपका बनता है कि भाई अब जल्दी परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, जब ये जीत इतने मार्जिन से होती है, विपुल गोयल विधानसभा के अंदर जब लगभग 50,000 वोटों से जीता, लोगों के अंदर खुशी उल्लास था, लेकिन मैं भी उस खुशी में शामिल था। लेकिन अंदर एक कौतूहल भी था कि किस तरीके से इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए, किस तरीके से इतने लोगों ने जो प्यार और उम्मीदें रखी हैं उसको पूरा करने का काम किया जाए। तो उसके लिए हम रोड मैप बनाकर और आज फरीदाबाद की विधानसभा के अंदर जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया उसको परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। ऐसी निकाय चुनावों के अंदर जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन सब बातों पर उनका निराकरण कैसा हो, क्योंकि डेवलपमेंट एक रेगुलर प्रक्रिया है। कुछ समस्याएं होंगी भी, कुछ समस्याएं रहेंगी भी, कुछ समस्याएं ख़त्म भी होंगी, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हम दे सकते हैं उसको देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश कि लोगों को ईज़ मिलना चाहिए, लोगों को विकास दिखना चाहिए, लोगों को नियम कायदे कानून लोगों के साथ इस तरीके के होने चाहिए जिसे
उनको अडॉप्ट करने में बहुत आसानी हो। और कहते हैं ना बिजनेस के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कहते हैं, तो उसी तरीके से ईज़ ऑफ पॉलिसीज़ जो लोगों तक पहुँचे वैसा सिस्टम होना चाहिए। तो डिजिटलाइजेशन से फायदा मिल रहा है आपको इन तमाम ऑब्वियसली चीज़ों से? डिजिटलाइजेशन से फ़ायदा मिलता है। जब आदमी सोते सोते उसे याद आता है कि कल लास्ट डेट है, मैंने अपना बिजली का बिल नहीं भरा, मैंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं भरा, मैंने अपना पानी का बिल नहीं भरा, अपना फ़ोन निकालता है और उससे पे कर देता है, तो लाभ ही मिलता है कि उसे जाकर लाइनों में नहीं लगना सांपला में भी पड़ता। आपने कमल खिला दिया। हुड्डा साहब का सांपला गढ़ भी है, हुड्डा साहब सबसे बड़े नेता कांग्रेस के हरियाणा में माने जाते हैं। आज हरियाणा जो गढ़ है वो नायब सैनी का गढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और आज चाहे सांपला की जनता हो और चाहे रोहतक की जनता हो, मैं कहना चाहता हूं जो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करते आए हैं उन्होंने कुछ दिन के लिए तो अपना गढ़ बनाने की बात उसको कही जब तक वो वहाँ से रहे, लेकिन ये क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं है, पूरे प्रदेश का सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास वाली सरकार है। इसलिए जहाँ पर जिसको अपना गढ़ कहते हो फिर चुनाव करा लेना नायब सैनी के नेतृत्व में, और वहाँ पर विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि जिस तरीके का प्लान, जिस तरीके का डेवलपमेंट पूरे हरियाणा के अंदर एक खाका खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं, उसी का ही परिणाम है कि तीसरी बार भी नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सब गढ़ों को जितने भी धड़े थे और जितने भी गढ़ थे उनको ढाने का काम इस हरियाणा की जनता ने। सोनीपत में भी यही, उसको भी हुड्डा साहब का बड़ा मजबूत। सोनीपत को भी आप कहेंगे तो आपकी भाषा में हुड्डा साहब का गढ़ कहा जाता था। कहाँ गया गढ़? 1.5 साल पहले भी जीत हुई, विधानसभा के अंदर भी जीत हुई, नगर निकाय चुनावों के अंदर भी जीत हुई और अब फिर जीत हुई। तो इसलिए गढ़ किसी के नहीं है। आज हरियाणा पूरा नायब सैनी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। सैनी साहब को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं है ये लोग। और अब इस चुनाव में भले ही, जैसा कि आपने जिक्र किया, रीजनल पार्टीज को तो साफ तौर पे नकार दिया, कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया, ये लोग आरोप भले ही आप लोगों पे लगाए, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई वाकई में खुद देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टी कितने गुटों में बटी हुई है या आप क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। ये तो देख नहीं रहे, बार बार ईवीएम और बार बार इलेक्शन कमीशन से सांठगांठ के आरोप लगा देना, अब जस्टिफाइड हो सकता है ये? प्रतिमा जी, आप पत्रकार हैं, सभी पार्टी के लोगों से आप मिलते हैं, सभी जिस तरीके से कहते हैं ना पत्रकारिता और राजनीति का चोली दामन का साथ है और हम सब लोग रेगुलर मिलते हैं, क्या ये बात कोई डाइजेस्ट कर पाता है? अरे भाई, लोकसभा के अंदर उस पर बहस बोली, लोकसभा के अंदर क्लैरिटी आली, विधानसभा के अंदर ये जब क्लैरिटी देने की बात आई विधानसभा छोड़कर भाग जाते हैं, तो इसलिए जनता भी समझती है कि ये नौटंकी करते हैं। अरे भाई, मानो ना हमारे पास नीति नहीं है, मानो हमारे पास नेता नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है, वोट चोरी, ईवीएम चोरी, क्या आरोप लगाते हो? अरे भाई, प्रूव करके दिखाओ ना। लोकसभा के अंदर हमारे नेता ने बोला प्रूव करके दिखाओ, विधानसभा के अंदर हमने बोला प्रूव करके दिखाओ, कुछ करते हैं नहीं, सिर्फ ये लगाते हैं। लोग भी इसे जुमला समझने लगे हैं, लोग भी इसका मजाक उड़ाने लगे हैं। वोट चोरी के आरोपों को थोड़ा और बल मिलता है अगर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं, जैसे कि पंचकुला की कांग्रेस कैंडिडेट सुधा भारद्वाज ने आरोप लगाए कि अंबाला के भी सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए, पंचकुला के भी सीसीटीवी कैमरास। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे आरोप लगाए, किस तरीके के आरोप लगाए, घर बैठकर आरोप लगाए, स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर लगाए, सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और इस तरीके की बात होती है। एक एक बात, अगर कोई बातें लिख के देना चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग जांच करेगा, उसकी पता करेगा, बताएगा, रीजनिंग देगा सारी की सारी। चुनाव आयोग ने पहले भी कहा है कि आप लोगों के बीच में जाकर अखबारों में आप बयान देते हो, हमारे पास आइए, हमें कंप्लेंट दीजिए, हम एक अथॉरिटी हैं जो उस पर कार्रवाई करेंगे। वहाँ से तो भाग जाते हैं, इवेंट करते हैं, जाकर लोगों को बताते हैं। अरे ये बताओ कि हम नाकामयाब हैं आपकी अपेक्षाओं पर उतरने के लिए, हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते, हमारे पास कोई विजन नहीं है, ये बात बताओ, मानना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से हार का मुख देखना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये भी दिखी इस चुनाव में कि आईएनएलडी कांग्रेस को तो नकार ही दिया, लेकिन निर्दलीयों को लोगों ने फिर भी भर भर के आशीर्वाद भी दिया। उकलाना भी रह गया, वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जीती रीमा सोनी, तो उसको लेके भी अब क्रेडिट गेम चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने समर्थन दिया था, इनेलो कह रही है हमने समर्थन दिया था और हमारे समर्थन की वजह से ये जीते हैं। नहीं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कुनवा है और एक ही विचारधारा के लोग जब सामने दिखते हैं कि ये इसके पास भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, लेकिन इसके पास भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसी तरीके का काम है, तो लोग कई बार इस तरीके का मैंडेट दे देते हैं, लेकिन उनका
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। उन्होंने किसी कांग्रेस के सिंबल को समर्थन देने का काम नहीं किया, उसको पक्ष में वोट देने का काम नहीं किया। उन्होंने एक ही विज़न के दो अलग अलग कार्यकर्ता अगर थे तो उनको कि हाँ ये भारतीय जनता पार्टी के विज़न को लेकर चलने वाला कार्यकर्ता है, तो ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन मैं समझता हूँ चाहे उकलाना हो, चाहे सांपला हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे सोनीपत हो, अम्बाला हो, सब जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी जी का तो कहने की बात ही नहीं है, उनके विज़न को तो सबने आत्मसात करने का काम किया है, एक्सेप्ट करने का काम किया है। लेकिन हरियाणा के अंदर नायब सैनिक को इन वोटों के रूप में बताने का काम किया है कि हम नायब सैनिक को स्वीकार करते हैं, नायब सैनिक को मानते हैं और नायब सैनिक के साथ साथ चलने के लिए हरियाणा की जनता तैयार है। अब बतौर निकाय मंत्री उकलाना की जनता को कहेंगे कि भाई चिंता मत करो, भले ही बीजेपी यहाँ पे जीती नहीं लेकिन काम उकलाना के भी पूरे होंगे। मैंने कहा ना, सबका साथ सबका विश्वास वाली जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास वाली सरकार है। उकलाना हो चाहे और अन्य स्थान हो, सबका सामूहिक विकास किया जाएगा। ये कि किसी भी व्यक्ति को इस उससे कि इसने हमें वोट दिया, इसने वोट नहीं दिया। आज पूरा का पूरा हरियाणा, आज पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, आज विपुल गोयल पूरे हरियाणा का निकाय मंत्री है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से 200-400 वोटें कम आ जाने से, अरे जिन लोगों ने वोट दिया है उनका भी तो ध्यान रखेंगे। रोड बनेगी तो उस पर वोट देने वाले भी चलेंगे, वोट ना देने वाले भी चलेंगे। तो इसलिए समग्र विकास हरियाणा का किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अब एक और बहुत बड़ा मसला था, हालांकि उसमें राहत मिली, आप लोग हड़ताल स्थगित कराने में कामयाब हो पाए हैं। और क्या कुछ परेशानियां थी सफाई कर्मचारियों की, और कैसे आप लोग मनाने में इतना समय भी लग गया, फाइनली मना तो कोई लिया? बात ही नहीं है। निकाय चुनाव चल रहे थे, सब लोगों की व्यवस्था थी उस निकाय चुनाव के अंदर, इसलिए थोड़ा सा ये डिले हुआ। लेकिन पहले दिन से हमारा जो विचार था उन लोगों के साथ था कि जो उनकी डिमांड है, जो जायज़ बातें हैं, सरकार हमेशा से मानने को तैयार है। और सफाई कर्मचारियों को जितना महत्व और जितना उन लोगों को तरजीह 12 साल में माननीय मोदी जी की सरकार में दी गई, जो स्वच्छता अभियान जो चलाए गए, उनके दम पर चलाने का काम किया गया, वो हमारी सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है। हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे और किसी भी तरीके की जो दिक्कत है, हम बैठकर, हमने एक कमरे के अंदर बंद कर बैठकर हमने आपस में बातें की और विचार विमर्श करके उनको सुलह करने तो लगे। सरकार ने सारी मांगे मान ली? मैंने कहा ना, जितनी जो बातें थी जो उन्हें लगता था कि हाँ सहमति बनती है, ऑब्वियसली कि किसी को कह दिया जाए तो वो चांद मांगेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ी एलईडी लाइट पर भी कहेगा किसी को, क्योंकि चांद प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये तो होता है, जो प्रैक्टिकल बातें थी, जो उनकी जायज़ मांगे थे, उन्होंने भी माना और सहमति के साथ ये वाला काम किया। तो ये डीले मतलब सिर्फ निकाय चुनाव की वजह से हो गया? निकाय चुनाव के अंदर व्यवस्था थी, माननीय मुख्यमंत्री भी व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था और सभी तरीके से, और उनको लोगों को बता भी दिया गया था। निकाय चुनाव का जिस दिन परिणाम आया उसी दिन हमने कोई डिले नहीं किया, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसी दिन बैठकर इसका निराकरण कर दिया और आज सब स्ट्राइक सॉर्ट हो गया। क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारे आरोप उसको लेके भी लगाए कि भाई प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, कचरा उठाने को कोई है नहीं और सरकार मस्त है चुनाव। आपने देखा, फिर भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि सफाई कर्मचारी अच्छे तरीके से कहते थे और जानते थे कि सरकार सबके साथ, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है, सबके बारे में सोचने वाली सरकार है। उनकी जो जो जायज़ मांगे थी सारी हमने बगैर किसी जद्दोजहद के हाँ ना के उनको मानने का काम किया। तो ये स्थायी सोल्यूशन कर दिया गया है, अब दोबारा इस तरीके की स्थायी परिस्थिति सोल्यूशन कर, देखने को मैंने कहा मिलेगी? ना, ज़रूरतें, डिमांड्स, डेवलपमेंट ये टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, ये समय के हिसाब से चलती हैं। तो इसलिए आज की जो बातें थी और आगे मैं समझता हूँ कि आने वाले अनेकों सालों तक ऐसी जो बातें थी उनका निराकरण करने का काम किया। देश क्या बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि मोदी जी ने जब से बयान दिया है 7 बातों का ध्यान रखने के लिए लोगों से आह्वान किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पैनिक या फिर एक टेंशन भी है आम लोगों के जहन में कि भाई क्या चल क्या रहा है देश में? नहीं, मैं देश और प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, जब तो मोदी जी ने कह दिया, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ उनके सामने, कि कोई पैनिक की बात नहीं है, उन्होंने प्रिकॉशनरी बात करी है। एक हिंदुस्तान आज ऐसा देश है कि जब लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, आज पूरा का पूरा विश्व भारत और मोदी जी की तरफ देख रहा है। और आज हम प्रिकॉशनरी
ये जो 7 बातें उन्होंने कही हैं उन पर अमल करके हम अपने देश को उसी तरीके से सुव्यवस्थित रख सकेंगे जो कि आज अन्य देश जिन परेशानियों से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी दिक्कतें हिंदुस्तान के अंदर कभी आएंगी नहीं। ऐसा मोदी जी ने कहा है। कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार सक्षम है, हमारा नेता सक्षम है और हम सब लोग ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ विश्व को दिशा देने का काम करेंगे, विश्व के पीछे चलने का काम नहीं तो करेंगे। डरने की जरूरत कोई नहीं है, डरने की क्योंकि जरूरत अब देखिए मोदी जी ने भले ही लोगों से कह दिया हो कि भाई आप पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लीजिए। पहले तो आह्वान किया, लेकिन खुद उसके बाद अपना भी काफिला बहुत छोटा कर दिया। अमित शाह जी ने अपना पूरा कॉन्वॉय छोटा कर दिया। सेनायत सिंह सैनी साहब ने, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने, हम देख रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी की कार्स को भी छोड़ दिया है और अब एक ही कार में मेजरली सवार होकर चल रहे हैं। तो लोग इसे सीख ले रहे हैं। देखिए, जब एक समाज को दिशा देने वाले, समाज के एक रोल मॉडल लोग जो हैं, जिनकी तरफ लोग देखते हैं, वो अपने आचरण के अंदर परिवर्तन करेंगे तभी आम जनता अपनाने का काम करेगी। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, हम सब लोगों को करना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम मंत्री कर रहे हैं, आम जनता को भी ये एक बात एडवाइजरी मोदी जी ने कहा, बाध्यता कोई नहीं है, लेकिन आज जो मोदी जी बात कहते हैं, विश्व उसका अनुकरण करने का काम करता है, देशवासी उसका अनुकरण करने का काम करते हैं कि मोदी जी ने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है कि आगे भारत के अंदर ऐसा कोई तेल संकट या कोई अन्य संकट ना आ पाए, इसके लिए आज मोदी जी ने ये बात कही है। और मैं समझता हूँ ना कोई संकट आज है भारत में, ना आएगा अगर ये प्रिकॉशनरी एडवाइजरी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और विश्व को एक कहते हैं ना दिशा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तो अब बहुत सारे विदेश दौरे सरकारों के भी होते हैं, मंत्रियों के भी होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं और कुछ गीता जयंती के कार्यक्रम भी शायद हरियाणा सरकार के थे विदेश में। उसको लेके क्या कुछ अब प्लान है, क्योंकि मोदी जी ने लोगों से कहा है कि विदेश नहीं जाना है। हमने 1 साल के लिए प्रदेश सरकार ने सारे हर किसी तरीके के भी जो विदेशी दौरे थे उनको सस्पेंड करने का काम किया। 17 जून को गीता जयंती के कार्यक्रम के तहत जापान मुझे भी जाना था, गीता को वहाँ की पार्लियामेंट में स्थापित करके आना था, तो वो प्रोग्राम को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। पहले जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके तहत हम लोग काम करेंगे। इन कामों को थोड़ा डेफर कर देंगे, जब स्थिति सुधर जाएगी फिर शुरू करेंगे। तो मतलब सरकार ने भी सबसे पहले कर दिया है। अब उधर दिल्ली में भी रेखा गुप्ता ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, और अलग अलग तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स मोदी जी के कहने के हिसाब से लिए हैं। हरियाणा सरकार का भी कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि आपकी सीएम साहब से मीटिंग भी हुई कल, तमाम कैबिनेट के मंत्री भी शामिल थे। देखिए, वर्क फ्रॉम होम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोविड जैसी महामारी आई, हमारा देश और पूरा विश्व उससे जूझ रहा था, उसके अंदर ये ऑनलाइन सिस्टम, वर्क फ्रॉम होम, जूम जैसी व्यवस्थाएं आई और उस पर चलकर हमने सीखा, देखा कि वो बहुत कारगर थी। आज करोड़ों लीटर पेट्रोल बचाने के साथ साथ, खर्चे को बचाने के साथ साथ, टाइम को बचाने के साथ साथ, आज भी लोगों ने 50% उसे अपने जीवन के अंदर अपनाने का काम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और जब ज़रूरत ऐसी है तो उसके लिए जितने भी प्रिकॉशनरी काम है वो सब हम लोगों को करने चाहिए। हमारे अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर भी गुरुग्राम आता है जहाँ पर आईटी का एक बहुत बड़ा हब है। उस आईटी के हब के लोगों को भी कोई इसमें एडवाइजरी जारी करना या कोई बाध्यता करना, ऐसा कोई सरकार का मंशा नहीं है। कोई पैनिक क्रिएट करना सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये भी जानती हैं। और आज जो शुरू किया गया था कोविड के अंदर, बहुत सारी कंपनियों ने आज भी वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होम एक अच्छी बात है, लोगों को वर्क कल्चर, उस कल्चर में काम करने की आदत भी है। और जो ये देश के ऊपर किसी भी तरीके का पेट्रोल को इंपोर्ट करने का प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा इंपोर्ट करने का, उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है और हमें अपनाना चाहिए। गोल्ड पे भी इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने भारी भरकम बढ़ा दी है। देखिए, मैंने कहा ना, अननेसेसरी में विदेशी मुद्रा हम लोग गोल्ड खरीदने में लगाएं, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड कोई एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। तो ये अगर हम इसे 1 साल के लिए डेफर कर दें और हमारे देश पर विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा भार ना पड़े,
तो मैंने कहा ना, आज अपने आप को ऐसे लीडर नहीं बना जाता, ऐसे ही दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं तय होता, उसके लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। एक मानव से व्यक्ति जब महामानव बनता है ना, तो उसे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में उस एज पर खड़ा है जहाँ की विश्व उसको फॉलो करे और विश्व उसकी तरफ देखकर उसके प्रिकॉशनरी जो चीज़ें अपनाई हैं, उसमें से एक व्यक्तित्व इतना बड़ा होकर निकले कि लोग उसके पीछे चले। इसके लिए हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को सेक्रीफाइस करना चाहिए। थोड़ा सा आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पे आते हुए, क्योंकि उसको लेके भी बहुत सारे सवाल हमें लोग अक्सर पूछते हैं, बहुत बार जवाब भी हालांकि आपने दिए हैं, बट अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आपने राजनीति क्यों चुनी, कैसे चुनी, कब फाइनल फैसला लिया कि भाई अब राजनीति में आना है? मैं कहते ना, राजनीति स्कूल टाइम से ही लोग मुझे कहते थे भाई ही इज़ अ लीडर, हाँ। क्योंकि जब मैं 9th और 10th क्लास में भी पढ़ता था, ऐसा बहुत कम होता है कि उस स्कूल का एक एक स्टूडेंट से लेके प्रिंसिपल तक उस बच्चे को जाने, जो एक स्टूडेंट हो। तो मैं समझता हूँ उसी टाइम से मेरी आइडेंटिटी उनके बीच में थी। सब लोग मुझे नाम से और ये विपुल है ऐसे जानते थे। उसके अलावा स्कूल के जो भी सामूहिक निर्णय होते थे, स्कूल के अंदर क्या इवेंट होगा, स्कूल के अंदर किस तरीके का उत्सव मनाने का काम होगा, स्कूल पे टूर कहाँ होगा, तो ये मैनेजमेंट भी हम लोग डिस्कस करके तय करने का अच्छा, काम आपसे तब डिस्कस करते थे आपके तय टीचर? करने का काम करते थे। मैंने कहा ना, ये गॉड्स ब्लेसिंग्स। और मैं राजनीति को हमेशा से, क्योंकि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम गाड़ी जो चलाते हैं उसकी कीमत क्या होगी, हम जो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं उसका रेट क्या होगा, हमारे स्कूल के जाते हुए बच्चों की फ़ीस क्या होगी, हम जो इनकम कमाते हैं कितने परसेंट इनकम टैक्स में देंगे, कितने परसेंट इनकम को घर ले जाएंगे, और तो और जब रोटी बनाते हैं गैस का सिलेंडर का रेट क्या होगा। जब वो भी राजनीति तय करती है तो हम राजनीति से दूर कैसे रह सकते हैं। राजनीति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो राजनीति के बगैर कुछ नहीं है। हमारी जीवन को दिशा देने का काम राजनीति करती है। और 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब उन्होंने राजनीति को सेवा की बात कही और उन्होंने राजनीति के अंदर इतने बड़े परिवर्तन राजनीति के अंदर करने के बात की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से, और हम विचार परिवार से जुड़े हुए परिवार है, बचपन से ही हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन जब देश के अंदर मोदी जी का शासन आया तो मैंने भी अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट की कि मैं भी इस जो अपना व्यापारिक जीवन है उसे छोड़कर मैं इस सेवा के काम में आना चाहता हूँ, सामाजिक जीवन में आना चाहता हूँ। तो मेरी पार्टी ने, मैं पार्टी का धन्यवाद करूँगा, मुझे मौका दिया। और फरीदाबाद की जनता का मैं बार बार धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे पहली बार चुनाव लड़ा, मेरी जाति के व्यक्ति ने पहली बार चुनाव लड़ा और मुझे 46,000 से ज़्यादा मतों से जिताकर विधानसभा के अंदर भेजा। और उसके बाद मेरी पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे अपनी कैबिनेट के अंदर स्थान दिया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे 2019 से लेकर 24 तक संगठन के अंदर काम करने का दायित्व दिया कि आप संगठन के अंदर काम कीजिए। और 2024 में फिर मेरी पार्टी ने मुझे एक्टिव राजनीति, वोट राजनीति के अंदर काम करने के लिए चुना। तो मैं अपनी पार्टी का, अपने नेता का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे इसके लिए चुना और आज आप लोगों के सामने जैसा भी काम अमित हम शाह लोग जी करते से हैं। कहते हैं, बताते हैं लोग आपकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं, तो पहली मुलाकात अमित शाह जी से कब हुई थी आपकी? नहीं, उनकी नज़दीकी सभी से है। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी नज़र से कोई कार्यकर्ता बच नहीं सकता। चाहे वो पॉजिटिव काम करे, चाहे नेगेटिव काम करे, चाहे एवरेज काम करे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती।
उनके पास ऐसा गणित और ऐसा कंप्यूटर है कि जो बिल्कुल खाका खींचने का काम करता है। और मैं 2013 के अंदर मैं पहले तो वैसे तो उससे भी पहले मैं कई बार मिला हूँ। 2013 के अंदर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ। अमित शाह जी फरीदाबाद आए थे, तो मेरे घर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ पर ही वो रुके थोड़ी बहुत देर। और उसके अलावा अन्य बहुत सारे जगह पर मिले, लेकिन उनके डिसाइसिव नेचर, एक लौह पुरुष जिसे कहते हैं, उनको मैंने जिस रूप में आज तक देखा है, तो मैं समझता हूँ कि देश का एक नेता, देश का एक व्यक्ति और देश का होम मिनिस्टर ऐसा ही होना चाहिए। राजनीति का चाणक्य कहते हैं अमित शाह को, तो कोई सीख उन्होंने कभी आपको दी कि विपुल ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई राजनीतिक सीख उनका दी है? उनका जीवन का हर टॉपिक जो है, उनके जीवन का हर चीज अपने आप में एक एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है सीखने के लिए। किस तरीके का आचरण, किस तरीके का पहनावा, किस तरीके का डिसाइसिवनेस, और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना और मजबूती से कॉन्फिडेंस के अंदर काम करना। आज वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे विपक्षी लोग कहते थे कि आज भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान में सरकार बना सकती है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार नहीं बना सकती। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये मोदी जी का नेतृत्व और अमित शाह जी का रणनीति थी कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने स्पष्ट जनादेश के साथ, बहुमत के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ पे भी यही सब आरोप लग रहे हैं, वोट चोरी और एसआईआर से आपने सारे वोट काट दिए उन लोगों की, ये तमाम तरह अरे के आप तो सत्ता के अंदर अनेकों सालों तक रहे थे, जो हम पर वोट चोरी का आरोप आप लगा रहे हो, आप लोग करते आए होगे, आपको तरीका पता है, आप कर लो भाई उसे। अगर आप कोई ऐसा तरीका आपके पास है, तो हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है। हम तो लोगों के दिलों की चोरी करते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने का काम करते हैं। लोगों की भावनाओं को कदर करने का काम कीजिए, लोगों के दिलों की बातों को समझने का काम कीजिए, फिर वोट चोरी का आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जहाँ हारती है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर हारी, भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों में कई जगह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। उन्होंने तो नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है, जनता का आदेश है, जनता लोकतंत्र के अंदर सर्वोपरि है, और जनता ने जो मैंडेट दिया, जो जनादेश दिया, उसे शिरोधार्य करने का काम किया। दो बार वेस्ट बंगाल के अंदर हारे, लेकिन वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया, और ज़्यादा मेहनत से काम करने का काम किया। नहीं, लोगों ने अभी हमारे कंपैरिजन में हमारी अपोजिट पार्टी को अच्छा समझा है, हम उससे बेटर परफॉर्म करेंगे, तब जाके वो हमें वोट देंगे। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अड़ा रहा, किसी तरीके से पीछे नहीं हटा, और लोगों के बीच में रहा, लोगों को अपनी बात समझाई। तो आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने बहुमत के साथ बनी है। विपुल जी, अब आप कह रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है, और ये मेहनत का ही नतीजा होता है, भले ही विपक्ष चाहे तमाम जो भी चीज़ें कहे या ना कहे, वो अलग बात है। अब स्पेसिफिकली मैं फरीदाबाद पे अब आना चाहूँगी, और थोड़ा सा मैं चाहूँगी हम उस पर बात करें, क्योंकि फरीदाबाद पे तमाम प्रदेशवासियों की निगाहें अक्सर रहती हैं, क्योंकि फरीदाबाद की राजनीति बहुत बड़े संदेश देती है पूरे हरियाणा में। सब कुछ ठीक है, फरीदाबाद की राजनीति बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री की एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई, दिशा की मीटिंग लेने पहुंचे थे, और अब भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे अपनी सरकार पे, अधिकारियों को कोस रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे, और तमाम इस तरीके की बातें कही जा रही थी। क्या है, आपने कुछ फीडबैक लिया है इसके बाद? नहीं, देखिए, फीडबैक लेने का काम, मैं तो फरीदाबाद से विधायक हूँ, मैं आता हूँ। जिस तरह की वो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, और पर्सनली मेरे बड़े भाई की तरह, और उन्होंने जो बातें कही उस पर सरकार ने संज्ञान भी लेने का काम किया। लेकिन जो बातें जिस तरीके से उन्होंने कही, ये उनके अपने शब्द हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं जो उन्होंने कहा। और अधिकारियों को जो चेक करने की बात है, तो वो भी सत्ता में, हम सब मिलकर काम करेंगे उस पर, और उसे करने का काम करेंगे। और जो आरोप लगाए, वो आज भी सत्ता में हैं, पहले भी सत्ता में थे, और ऑफिसर्स को डिप्यूट करने का काम हम सब लोग मिलकर ही करते हैं। अगर कमी पेशी जो भी निकलेगी इंक्वायरी के बाद, उनको स्थानांतरण करना, उनको सस्पेंड करना, इस तरीके का काम
किया जाना चाहिए, करेंगे भी। बाकी उन्होंने दिशा की मीटिंग में क्या कहा क्या नहीं, मैं तो वहाँ नहीं था, मैं वीडियो के माध्यम से देख रहा था। जो भी बात होगी करेंगे सर। अब सीनियर डिप्टी मेयर मेयर ये आपको मिल नहीं सीनियर डिप्टी मेयर और आप फरीदाबाद में नगर निगम की हम बात कर लें तो ये नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत जगह पूरा पंचकुला का चुनाव हुआ है, कभी सीनियर डिप्टी मेयर बने ही नहीं थे। गुरुग्राम के अंदर नहीं बने, फरीदाबाद के अंदर भी नहीं बने। बने नहीं थे अलग है, बनने दिए जा नहीं रहे, नहीं ये नहीं, भी तो ऐसा एक बड़ी ऐसा कुछ नहीं परेशानी है। ना ये फरीदाबाद तो में। जिस भी दिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, और वहाँ का जो एक बार दिशा निर्देश जो आ जाएगा वो सब कार्यकर्ताओं को मानना होता है। ऐसा नहीं है, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे काम हैं, और जो काम विकास का कार्य ना रुक रहा हो जिस वजह से, तो ऐसे चीज़ें कई बार डेफर भी हो जाती हैं, डिले भी हो जाती हैं। उससे कोई ऐसी बात नहीं है, टाइम आएगा, बन जाएगा। सब लोग साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं सब लोग। मतलब एक है भारतीय जनता हाँ, पार्टी के सब तमाम नेता। सब एक। तो हम सीनियर तो डिप्टी गिनवाने, मेयर और डिप्टी मेयर भी फरीदाबाद को जल्दी मिलेगा, ये पार्टी का निर्णय है, जैसे भी जब होगा मिलेगा क्योंकि जल्दी। गुड़गांव में भी यही समस्या है। रॉनरवीर से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बस पार्टी का आ जाएगा जब फैसला तो आपको बता देंगे, अभी कुछ बात बन नहीं पा रही है। नहीं, बन नहीं पा रही, नहीं, पार्टी का फैसला नहीं आया है, बन नहीं पा रही नहीं कहा होगा उन्होंने। हाँ, ये पार्टी का फैसला जिस दिन आ जाएगा बना देंगे, तो कोई दिक्कत कोई वैसे कोई नहीं किसी है। तरीके की और दिक्कत नहीं। फरीदाबाद में दिल्ली के बहुत नज़दीक है और पूरे एनसीआर में एक पोल्यूशन की बड़ी समस्या है। अभी तो हम चंडीगढ़ में बैठे हैं और बढ़िया मौसम भी है, हवा भी साफ़ है, और इस मौसम में तो चलो वैसे भी होती ही है। बट अदरवाइज़ हम फरीदाबाद में अगर एयर पोल्यूशन की बात करें या गुरुग्राम या पूरा एनसीआर की बेसिकली, तो कितना बड़ा चैलेंज है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पेड़ भी बहुत सारे लगा रहे हैं, पेड़ की ट्रैकिंग भी कर रहे हैं कि भाई जो लग रहे हैं वो आगे मेंटेन रहने चाहिए, तो निजात मिल पाएगी क्या पोल्यूशन से? देखिए, बहुत सारा काम इस समस्या पर चल रहा है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रॉब्लम भी है। जब नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी तक हवा का दबाव कुछ इस तरीके से होता है, एनसीआर के ऊपर होता है, वहाँ पूरा का पूरा पोल्यूटेड होने का काम होता है। लेकिन जैसे ही मौसम खुलता है तो वहाँ पर पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन पोल्यूशन को कम करने के लिए आपके पास आंकड़े होंगे, जानकर खुशी भी होगी। पूरे एनसीआर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर पोल्यूशन 25% कम था। AQI का जो पैमाना था वो 25% कम था। इसे और आगे भी ले जाएंगे। इसके लिए फरीदाबाद के लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, फरीदाबाद के NGOs का धन्यवाद करूँगा, फरीदाबाद की मातृशक्ति महिलाओं का धन्यवाद करूँगा, जो करोड़ों करोड़ों पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर। हम लोग इको वन बनाने की बात करें, जितनी भी छोटी मोटी लेफ़्ट आउट पॉकेट थी जहाँ गंदगी पड़ी रहती थी या कुछ पशुओं ने घर बना रखा था, उनको हम लोग बाउंड्री करके उनके अंदर डेंस फॉरेस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। और हमने संकल्प लिया है, जल्दी हम 500 ऐसे डेंस फॉरेस्ट बनाने का काम करेंगे, इको वन बनाने का काम करेंगे। और नमो वन, जो कि एक 18 किलोमीटर की लेंथ के अंदर 2 साइड बन रहा है, जिसके अंदर कई करोड़ पौधे हम लगाएंगे नहीं, उगाएंगे इस पंचवर्षीय योजना के अंदर, उस पर काम करने का काम करेंगे। तो काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट के नॉर्म्स की बात हो, सभी पर काम चल रहा है। क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं पोल्यूशन के, उनको ठीक करेंगे। लेकिन पौधा लगाना एक ऐसा फैक्टर है कि जो मल्टीपल फैक्टर को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है और पोल्यूशन को कम करता है। अब भ्रष्टाचार को लेकर हालांकि आप लोग कहते हैं हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब विपक्ष ये कहता है कि भ्रष्टाचार तो इस सरकार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, चरम पे भ्रष्टाचार है और हर जगह पे भ्रष्टाचार है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, उनके पास कोई स्पेसिफिक मुद्दे नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे। अरे, भ्रष्टाचार में तुम्हारी सरकार गिरी है, भ्रष्टाचार में तुम्हारे छोटे बड़े नेताओं पर FIR लॉन्च हुई है, भ्रष्टाचार में अनेकों नेता आज भी कोर्ट का सामना कर रहे हैं जिनके ऊपर FIR लॉन्च हुई है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वेग आरोप लगाने के बजाय स्पेसिफिक बात कीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे, हम उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। लेकिन जब जब डिबेट किसी भी ऐसे उनके आरोप पर हम लोग विधानसभा के अंदर करते हैं, तो विपक्ष एक सकारात्मक बात ना करके उस डिबेट में से भागने का काम करता है। आप लोगों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, उन्होंने बाहर अपना पैरेलल सेशन लगा दिया। लोकसभा अध्यक्ष, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस दिया। हाँ। हाउ इट्स पॉसिबल इन डेमोक्रेसी या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कैसे हो सकता है कि तुम अलग से वहाँ लगाओ उसके बाहर। ये प्रदेश की जनता ने भी देखा और इसकी आलोचनाएं लोगों ने की हैं, और देखते हैं इसका जो क्या एक्शन होता है, क्या रेगुलरिटी में डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, तो उसको
करने का काम करेंगे। पंजाब और हरियाणा भाई हैं। अभी अगला चुनाव पंजाब में है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या पंजाब जीतने के लिए पूरी तैयार है? क्योंकि सैनी साहब तो पगड़ी पहन के पंजाबी में बात कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं जाके पंजाब में। तो पूरी जिम्मेदारी अब पंजाब को जीतने की सैनी साहब और सैनी साहब की मुस्कुराहट को दे दी है क्या पार्टी ने? देखिए, पंजाब के अंदर पिछले 1 साल के अंदर सैनी साहब ने जितना काम किया है वो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। पंजाब के लोग उन्हें पसंद करते हैं। हरियाणा के लोगों का तो दिल जीतने का काम किया ही किया उन्होंने। अब पंजाब के लोगों का भी मैं देखता हूँ, जब जब मैं मुख्यमंत्री निवास जाता हूँ, मुख्यमंत्री दफ्तर जाता हूँ, तो सैकड़ों की संख्या में जो वहाँ के बड़े बड़े की वोटर जिन्हें कहेंगे, सरमाएदार व्यक्ति कहेंगे, सरपंच हों, पंच हों, पार्षद हों, वो लोग वहाँ पर होते हैं। और सैनी साहब के बारे में कई बार हम पूछते भी हैं, तो लोगों का यही बात होती है, ओ नहीं साडा वीर है, साडा बंदा है। तो लोग उन्हें इस तरीके के जब संबोधनों से बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और वो उनकी बातें भी उसी प्यार से उससे सुनते हैं। और उनका कोई विज़न, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, दायित्ववान कार्यकर्ता के नाते, कि पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और पंजाब के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिल सके जो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने देश के लिए निश्चित की हैं। तो यही एक उनका उद्देश्य है, इसीलिए वो पंजाब के अंदर भी जाते हैं, पंजाब के लोगों को, क्योंकि पंजाब हमारा भाई है, वहाँ की जनता भी हमारी अपनी जनता है। वो लोग भी उन फैसिलिटीज़ से, उन सुविधाओं से क्यों वंचित रहें जो केंद्र की सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति को देना चाहती है। तो इसके लिए वो रात दिन लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर भी काम करते हैं, वहाँ भी काम करते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, और नायब सैनी जी जिस तरीके से वहाँ मेहनत कर रहे हैं, पंजाब के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी तो आप कह रहे हैं हर जगह पे सरकार बनाई लेगी, पंजाब का अगला नंबर है, लेकिन हरियाणा का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? हरियाणा में 2029 में अभय चौटाला कह रहे हैं हम सरकार बना के ही रहेंगे, उधर कांग्रेस वाले कह रहे हैं नहीं हमारी 2029 में बन ही जाएगी, बीजेपी ने जितने भी करने थे उल्टे पुल्टे काम ये कर लिए, 2029 में कामयाब नहीं होंगे। प्रतिमा जी, सपने देखना, कुछ भी मनगढ़ंत ख्याली पुलाव बनाना, उसमें तो कोई किसी की रोक ही नहीं है। हम भी कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यह चुनाव पैमाना होता है। अभी कल चुनाव का रिजल्ट आया है, निकाय चुनावों का। 1.5 साल के कार्यकाल पर इस हरियाणा की जनता ने, जहाँ पर हरियाणा में एक जगह चुनाव नहीं हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पर चुनाव हुआ, और हरियाणा की जनता ने एक मत से नायब सैनी के नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया। इसलिए वो 29 की बात ना करें। पिछले साल 25 के अंदर भी जब चुनाव हुआ, 1 साल के बाद निकाय चुनाव हुए, उसमें हरियाणा की जनता ने मैंडेट देने का काम किया कि हम नायब सैनी के पक्ष में हैं, और कल प्रदेश की जनता ने ये मैंडेट दिया है। तो इसलिए अभी दूर दूर तक उनके ख्यालों के जो सोच है उस पर मुझे कहीं भी कोई सच्चाई नजर नहीं आती। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि भाई अब हम सबको मिलना ही पड़ेगा, INLD, JJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब मिलके ही बीजेपी को हरा पाएंगे, ऐसा कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसी तरीके का काम कि जब एक व्यक्ति इतना पॉपुलर हो जाता है, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा लोगों तक जिसकी रीच हो जाती है, तो लोग तरह तरह की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अपनाएं, हम कब मना कर रहे हैं? ये तो जो भी इसका निर्णायक प्रदेश की जनता है, जो निर्णय देगी उसे सिरोधार्य करने का काम करेंगे। वोट चोरी का आरोप नहीं लगाएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन वोट चोरी के आरोप नहीं लगाएंगे। निराधार मिथ्या एक सामाजिक जीवन के अंदर, पॉलिटिकल जीवन के अंदर, और लोगों का नेतृत्व करने वाले स्थान पर ऐसे मनगढ़ंत और बचकाना हरकतें क्या शोभा देंगी हमें? कहते हुए सब मिल जाए, अगर ऑल वर्सेस बीजेपी हो जाए तो आप लोगों को टेंशन होगी क्या? मैंने कहा ना, हम लोग कार्यकर्ता हैं, कोई टेंशन नहीं होती। हम अपनी नीति को लेके, अपने विजन को लेके, और जो किए हुए काम हैं उसको लेके अपने नेता के पीछे चलने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनेकों प्रदेशों के अंदर
ऐसे भानुमति के कुनवे जुड़ चुके हैं कि जिनका विचार नहीं मिलता, जिनकी नीतियां नहीं मिलती, जिनके नेता आपस में फुटबॉल करते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो भी सत्ता पाने के लिए एक हो गए, लेकिन वहाँ की प्रदेश की जनता ने उनको नकारने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का काम किया। अब आखिरी सवाल और एक रैपिड फायर है जो अक्सर हम करते हैं हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में। कुछ नाम लूँगी जल्दी से, आपके जहन में जो भी एक वर्ड या एक लाइन जो भी आए, तो एक क्विक आंसर आप उस पर दीजिएगा। करें शुरुआत? कीजिए। मनोहर लाल खट्टर। हमारे बहुत ही सक्सेसफुल मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। नायब सिंह सैनी। नायब सैनी कम कार्यकाल के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ख्याति और लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले व्यक्तित्व हैं। राजेश नागर। राजेश नागर मेरे बाल सखा हैं और बहुत ही प्यारा व्यक्तित्व है। अब एक स्माइल आ गई। और मतलब ये रैपिड फायर को बीच में रोक के एक राजेश नागर का सवाल भी मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि जब उनसे मैंने इंटरव्यू किया था तो मुझे बता रहे थे स्कूल में आप दोनों साथ में होते थे, तो कुछ शरारत भी करते थे क्या कभी दोनों मिलके? हमारी दोस्ती राजेश नागर मुझसे 1 साल सीनियर थे। हम एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हमारी दोस्ती किस लिए थी कि जब हम कोई शरारत कर देते थे तो क्लास के बाहर होते थे तो क्लासरूम साथ साथ थे, तो बाहर हमारी दोस्ती जा रहती थी, तो इसलिए अच्छा, दोनों को पनिशमेंट मिलती थी और बाहर क्लास के टीचर खड़ा कर देती थी। तो उसमें वो ऐसे दोस्त पक्के दोस्त होते, पता ना। तो मतलब आपकी दोस्ती पक्की चलेगी, लंबी चलेगी? अभी तक तो चलती आई है, आज इस एज तक भी चल रही है और चलिए, भगवान करे लोगों की नज़र ना लगे और ऐसी चलती है। हम भी दुआ करते हैं आगे भी बढ़ती रहे। वापस रैपिड फायर पे आते हुए, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं। 10 साल उन्होंने हरियाणा पर राज किया है और अपनी पार्टी के निर्विवाद नेता। राहुल गांधी। राहुल गांधी भी एक इतनी बड़ी पार्टी के इमेच्योर लीडर हैं। इमेच्योर लीडर। वो मेच्योरिटी आ पाएगी कभी? मुझे ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आज तक के जो भी उनके बातें रही हैं, आज तक उनका कहा है, बहुत बड़ा उनका स्थान है। मुझे मतलब कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पर इमेच्योरिटी। अभय चौटाला। अभय चौटाला एक परिवार, जो राजनीतिक बहुत बड़ा परिवार है, उसको उसका प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं और उस विरासत को दोबारा जिंदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जेजेपी आईएनएलडी अगर एक हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, मतलब 0 + 0 = 0। बीजेपी को टक्कर देने वाली कोई और पार्टी आपको नजर आ रही है, कोई नेता? बीजेपी कोई पार्टी का नाम नहीं है। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं का दल है कि जो देश को आगे बढ़ाने का, प्रदेश को आगे बढ़ाने का और लोगों को, उनके जीवन को सबल, सुंदर और प्रोस्परस बनाने का काम करने वाला दल है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारी बातें आपसे कर ली, और एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके समाज के लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपने वैश्य समाज के लिए बहुत कुछ किया है, और ख़ास तौर पे उनकी जो इतनी लंबी लंबी मांगें थी, इतनी टाइम से पेंडिंग थी, उसको आपने सरकार के पास पुख्ता तरीके से रखा भी, मनवाने का काम किया। तो अब लोगों की उम्मीदें भी आपसे, ख़ास तौर पे आपके समाज की, बहुत ज़्यादा है। अपने समाज के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, देखिए, मैं पहले तो नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि समाज की जो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड थी उनको पूरा करने का काम किया, और समाज के लोगों से यही कहूँगा, हमारा समाज जो है वो एक कर्मठ और कहते हैं ना, हर परिस्थिति का सामना करने वाला और उस पर मेहनत से रास्ते निकालने वाला समाज है। तो इसलिए आगे बढ़ते रहो ऐसे ही। विपुल गोयल साथ था, है और आगे भी रहेगा। तो समाज के लिए हर वक्त आप रेडी हैं, बिल्कुल। कभी भी आए? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नेता सामाजिक जीवन में जाता है, सबसे पहले तो अपना घर, अपने समाज की बात करता है। तो मैं समाज के लोगों के लिए, रात को 12 बज रहे हों, सुबह के 4 बज रहे हों, विपुल गोयल बिल्कुल तैयार है।
और सिर्फ समाज के लिए नहीं, बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं कि भाई हम जाते हैं विपुल गोयल जी के पास, कोई काम होता है वो तुरंत फ़ोन उठा के फ़ोन कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो मतलब आपको नहीं लगता है कि भाई इतनी जल्दी भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेताओं विपुल की तो आदत गोयल होती है डीले करने की? विपुल गोयल 36 बिरादरी के हुँ, का नेतृत्व करने का काम करता है। मेरी विधानसभा के अंदर पूरा भारत रहता है, हुँ, फरीदाबाद विधानसभा के अंदर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ का व्यक्ति माना रहता हो। और उसके बावजूद भी विपुल गोयल 50,000 से ज़्यादा मतों से जीतने का मैंडेट उसे मिला। तो मैं समाज के लोगों की एक्सपेक्टेशन होना जायज़ है, समाज के लोगों के लिए भी मैं करने के लिए जायज़, लेकिन विपुल गोयल समाज का व्यक्ति देखकर, अपनी विधानसभा का व्यक्ति देखकर या किसी जाति विशेष का व्यक्ति देख के काम नहीं करता। और नेता इतने बिजी रहते हैं, अगर उसे डिले करेंगे हमें क्या दूसरा काम याद रहेगा, क्योंकि अगले समय में अगले व्यक्ति होंगे। तो इसलिए जो जब आया उसका फ़ोन करके काम का निराकरण हो जाए, तो इससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। तो इसलिए विपुल गोयल ऐसे ही करता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके साथ भी आपने बहुत सारे वादे किए थे, हालाँकि तेज़ी से उन कामों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे क्या कुछ विज़न है और कितनी जल्दी जो बड़े सपने थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके वो साकार होते दिखाई देंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ साथ फरीदाबाद, हुँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद को इतनी सौगातें दी, चाहे इतनी बजट की बड़ी बात हो, रैली की आपने। चाहे रैली की बात हो, हुँ, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगातें देने का काम किया। तो मैं फरीदाबाद की जनता को यही कहना चाहूँगा कि विपुल गोयल में जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, तो विपुल गोयल किसी भी तरीके से उन सपनों को जो आपने देखे हैं, जो आपने सजोए हैं, उनका पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करेगा। विपुल गोयल आपका ऋणी था और ज़िंदगी भर विपुल गोयल आपका ऋणी रहेगा। क्योंकि मानते हैं फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और गुरुग्राम को भी टक्कर देने का पोटेंशियल है, और आप वो तमाम चीज़ें जो लोगों को लगता है शायद गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में नहीं है, वो आप ला कर देंगे। फरीदाबाद now has a capability to become an international city of हरियाणा ऑफ एनसीआर, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी जो हमारे यहाँ से आगे होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट 30 मिनट की दूरी पर, और गुरुग्राम पार करके दिल्ली एयरपोर्ट अभी जो ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से हमारे लिए 2 घंटे का लगभग रास्ता हो गया। और एक एशिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट आने की वजह से फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और नए नए वेंचर्स, नए इंडस्ट्रीज़, नए साइबर हब्स, नए एंटरटेनमेंट सिटीज़, नए चीज़ें फरीदाबाद के अंदर आएंगी। और जो अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर भी और वैसे भी जो घोषणाएं की हैं, उससे मैं समझता हूँ उन सब चीज़ों को हम धरातल पर जल्दी जल्दी उतारेंगे और फरीदाबाद को एक इंटरनेशनल सिटी डेवलप करने का काम करेंगे। विश्वास है, जितनी स्पीड से आप काम कर रहे हैं और जितने कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, तमाम फरीदाबाद के लिए जो सपने आपने देखे हैं साकार होंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। वेलकम। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने खुलकर बात की है। कैसे शरारत करते थे बचपन में, तो टीचर पनिशमेंट भी देती थी के साथ साथ अब जिस जिम्मेदारी के साथ जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है उसको निभा रहे हैं, और तमाम वादे जो हरियाणा के लोगों के साथ किए हैं, क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी है, निकाय मंत्री हैं और निकाय चुनाव में भर भर के आशीर्वाद जो प्रदेश के लोगों ने दिया, उसके बाद काम होगा, बहुत तेज़ी से होगा, और जो भी वादे आपसे किए हैं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में, उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। ख़ास तौर पे फरीदाबाद के लोगों के लिए बहुत कुछ है, फरीदाबाद के लिए बहुत बड़े सपने हैं विपुल गोयल के, और उन्हें विश्वास है कि फरीदाबाद में जो पोटेंशियल है वो तमाम चीज़ों को लाकर फरीदाबाद में ज़रूर रखेंगे, और फरीदाबाद का विकास, फरीदाबाद के लोगों को जॉब्स और तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं उसका अंत ज़रूर होगा। बहरहाल इस खास इंटरव्यू में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।